आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ द कॉन्जरिंग लास्ट राइट्स मूवी यानी कॉन्जरिंग 4। ये फिल्म हाल ही में रिलीज हुई है और ये कॉन्जरिंग फ्रेंचाइजी की आखिरी फिल्म है। इन्होंने ये बता दिया है कि इसके बाद इस सीरीज की ओर कोई मूवी नहीं आने वाली है, तो इस एक्सप्लेनेशन को मिस मत करना, इसे अंत तक देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत 20 अप्रैल 1964 से होती है, जब एड और लोरेन ने अपनी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की यात्रा अभी शुरू की थी। इस दृश्य में हम उन्हें एक पुरानी और विंटेज दुकान में देखते हैं, जहां विक्टोरिया नाम की एक लड़की ने उन्हें बुलाया है। विक्टोरिया की आवाज में डर और बेबसी साफ झलकती है जब वह बताती है कि उसके पिता को स्टोर रूम से रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती थीं। एक दिन अचानक उन्होंने खुद को लटका लिया और अपनी जिंदगी खत्म कर ली। इस दुखद घटना ने विक्टोरिया को हिलाकर रख दिया। शुरू में उसे पैरानॉर्मल चीजों पर यकीन नहीं था, लेकिन कुछ दिनों की खामोशी के बाद उसे भी अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। उसे लगता था कि स्टोर रूम से कोई उसे बुला रहा है। इस रहस्य ने उसके मन में एक अनजाना डर पैदा कर दिया। लोरेन सीधे स्टोर रूम में जाती है। वहां उसे एक प्राचीन मिरर दिखाई देता है, जो देखने में ही डरावना और ईविल लगता है। मिरर पर 4 छोटे छोटे बच्चों जैसे प्राणियों की आकृतियां बनी हैं, जो अपने आप में एक रहस्यमयी और भयानक एहसास देती हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, लोरेन इस समय प्रेग्नेंट होती है, और यह बात मूवी की स्टोरी में मिस्ट्री जोड़ती है। जैसे ही लोरेन उस मिरर को छूती है, उसे एक डरी हुई आत्मा का एहसास होता है, लेकिन साथ ही एक ईविल शक्ति की मौजूदगी भी महसूस होती है। अचानक मिरर पर एक दरार बन जाती है और लोरेन को अपने बच्चे और खुद के भविष्य की झलक दिखाई देती है। यह सीन मूवी में इतना डरावना होता है कि जैसे सांसें थम सी गई हों। उसे लगता है कि इस दुष्ट शक्ति ने उसके अजन्मे बच्चे को अपना निशाना बना लिया है। तभी लोरेन के पेट में तेज दर्द शुरू होता है। बारिश की मूसलाधार रात में एड उसे तुरंत अस्पताल ले जाता है, लेकिन वहां जो होता है वह दिल दहला देने वाला है। बच्ची मृत पैदा होती है और लोरेन को उस दुष्ट शक्ति का गहरा एहसास होता है। अस्पताल में बिजली चली जाती है और डॉक्टर भी डर के मारे सहम जाते हैं। लोरेन पूरी तरह टूट जाती है और भगवान से प्रार्थना करती है। तभी 1 मिनट बाद चमत्कारिक रूप से बच्ची जीवित हो जाती है। यह सीन इतना इमोशनल है कि आंखें नम हो जाती हैं। इस बच्ची का नाम जूडी रखा जाता है। लोरेन, जो सेंट लूसी की वंशज है, मानती है कि जूडी का बचना ईश्वर की कृपा थी। लेकिन क्या यह वाकई ईश्वर की शक्ति थी या कोई और रहस्यमयी ताकत थी जिसने जूडी को बचाया? यह सवाल मन में एक डर पैदा करता है। वॉरेन इस केस से दूरी बना लेते हैं, क्योंकि लोरेन अपनी बेटी जूडी को सुरक्षित रखना चाहती है। इसके बाद हम जूडी के बचपन की खूबसूरत यादें देखते हैं, जहां वॉरेन ने अपनी बेटी के साथ प्यार भरे पल बिताए। उन्होंने 1000 से ज्यादा पैरानॉर्मल केस सुलझाए, लेकिन जूडी को हमेशा इनसे दूर रखा। इसका कारण था, जैसे हमें पता है कि लोरेन इन सब का मीडियम है, जैसे सिस्टर आयरन थी। जूडी को भी बचपन से भूत प्रेत और अतीत की घटनाओं को देखने की शक्ति होती है। वह डर कर अपनी माँ के पास आती है और बताया कि उसे डरावनी चीजें दिखती हैं। लोरेन उसे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो का मंत्र सिखाती है, जिससे जूडी का डर कम हो जाता है। ये मंत्र जूडी बड़े होने तक इस्तेमाल करती है, जो कहानी में एक इमोशनल और मासूमियत भरा पहलू जोड़ता है। समय बीतता जाता है और अब कहानी 1986 पहुंचती है, वेस्ट पिटसन, पेंसिल्वेनिया। यहाँ हम एक स्मर्ल परिवार से मिलते हैं, जिन्होंने हाल ही में एक नया 2 स्टोरी हाउस खरीदा है। परिवार में कुल 9 सदस्य हैं, जो हमें कॉन्जरिंग 1 की याद दिलाता है। फैमिली में जैक के माता पिता जॉन और मैरी स्मर्ल, जैक और उसकी पत्नी जेनेट, उनकी 4 बेटियां डॉन, हैदर और जुड़वा बहनें शैरन और कैरन, और 9th मेंबर उनका कुत्ता साइमन। यह परिवार खुशी खुशी अपने नए घर में रह रहा होता है, लेकिन यह खुशी जल्द ही दहशत में बदल जाती है। हैदर के जन्मदिन पर उसके दादाजी जॉन उसे एक प्राचीन मिरर गिफ्ट में देते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि यह वही मिरर है जो कहानी की शुरुआत में वॉरेन ने देखा था,
और उस पर वही दरार आज भी मौजूद है। यह सीन बहुत क्रिपी सा लगता है। जॉन बताता है कि उसे यह मिरर बहुत सस्ते में मिल गया क्योंकि बेचने वाले इसे अपनी गाड़ी में एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन हम जानते हैं कि शायद वे इस मिरर से छुटकारा पाना चाहते थे क्योंकि यह जहां भी जाता तबाही लाता है। हैदर के जन्मदिन की खुशी उस समय मातम में बदल जाती है जब केक काटने से पहले मोमबत्तियां अपने आप बुझ जाती हैं और छत का एक हिस्सा टूटकर हैदर पर गिर पड़ता है, जिससे उसे गहरी चोट लगती है। यह सीन इतना डरावना और अचानक होता है कि देखने वाले का दिल दहल जाता है। यहाँ दुष्ट शक्ति अपनी मौजूदगी का पहला संकेत देती है और बाकी कॉन्जरिंग फिल्मों के विपरीत यहाँ यह शक्ति बिना किसी देरी के अपनी ताकत दिखा देती है। कहानी में एक वार्निंग दिखाई जाती है कि यह वॉरेन के करियर की सबसे खतरनाक और सच्ची घटना है जिसने उनका करियर तक दांव पर लगा दिया। हम वॉरेन को उनके सामान्य लेक्चर देते हुए देखते हैं जहां वे एनाबेल के बारे में बताते हैं, लेकिन ऑडियंस में जूडी के साथ कुछ बच्चे भी होते हैं जो उनकी बातों का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि बदलते ज़माने में लोग अब पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर यकीन नहीं करते। एड को हाल ही में दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उन्होंने केस लेना बंद कर दिया था। एक रात वॉरेन और जूडी डिनर के लिए बाहर जाते हैं। तभी लोरेन और जूडी को एक अजीब सा एहसास होता है। अचानक जूडी के कंधे पर किसी अनजान शक्ति का हाथ महसूस होता है। यह सीन इतना डरावना है कि माँ बेटी दोनों सहम जाती हैं। वे उस मंत्र का सहारा भी लेती हैं जो शुरुआत में बताया गया था। वे दोनों इन सब चीज़ों को अनदेखा कर रही थीं क्योंकि वे किसी ईवल से टक्कर नहीं लेना चाहती थीं, लेकिन यह डर उनके दिलों में बैठ जाता है। इस बीच स्मर्ल परिवार के घर में दहशत बढ़ती जा रही है। उनकी बेटियों की गुड़िया सूजी अपने आप आवाज़ें करने लगती है। जेनेट को बेसमेंट में किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। एक बार जब वह फ़ोन पर बात कर रही होती है तो कोई फ़ोन की तार को खींचता है। उसे लगता है कि बच्चियां होंगी, लेकिन जब वह वहां देखती है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। तभी अचानक से कोई फ़ोन को ही अंदर खींच लेता है। देखने पर यहाँ भी कोई नहीं मिलता। ये सभी रहस्यमयी घटनाएं रियल में परिवार को डर के साये में ला देती हैं। ट्विन सिस्टर्स में से एक कैरन को अपनी गुड़िया सूजी हवा में तैरती दिखती है और उसके पीछे एक बूढ़ी औरत का भूत नजर आता है। बच्ची डर कर भाग जाती है। जैक, जो रात को काम से लौटता है, बच्चों की बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन जेनेट को अंदर ही अंदर पता है कि कुछ गलत है। सबको लगता है कि उनकी दादी ने ही ये मजाक किया होगा, लेकिन हम तो जानते हैं कि ये काम ईवल का ही है। हैदर और डॉन आपस में बात कर रही होती हैं। हैदर कहती है कि उसे यह मिरर पसंद नहीं क्योंकि इसके आने के बाद से ही अजीब घटनाएं हो रही हैं। डॉन उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि वह भी मिरर के ऊपर बनी इमेजेस जैसे ही दिखती है, लेकिन फिर भी वह उसकी मदद करती है और रात में मिरर को कचरे में फेंक देती है। अगली सुबह परिवार नाश्ते के दौरान खुश नजर आता है, लेकिन तभी कचरे की गाड़ी मिरर को ले जाती है। जैसे ही गाड़ी का गेट बंद होता है, मिरर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। लेकिन यह दुष्ट शक्ति इतनी आसानी से जाने वाली नहीं थी। अचानक डॉन को खून की उल्टियां होने लगती हैं और उसके मुंह से मिरर के टुकड़े निकलने लगते हैं। यहाँ ईविल उसे ये बताना चाहता है कि वो ज्यादा चालाक बनने की कोशिश ना करें और स्मर्ल फैमिली उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाती है। यह सीन इतना भयानक है कि स्मर्ल परिवार को यकीन हो जाता है कि उनके घर में कोई दुष्ट शक्ति है। अस्पताल में डॉक्टर एड को भी चेतावनी देते हैं कि वह एक और दिल का दौरा सहन नहीं कर पाएंगे। उनको अपनी डेली रूटीन में सुधार करना होगा, लेकिन एड अपनी जिद के चलते उनकी सलाह को अनदेखा करता है। इस बीच जूडी अपने माता पिता को उसके बॉयफ्रेंड टोनी के बारे में बताती है कि वह एड की बर्थडे पार्टी में आएगा, जिसको वह 6 महीने से डेट कर रही है। एड को यह बात पसंद नहीं आती, लेकिन जूडी टोनी को सच्चा प्यार करती है। एड के जन्मदिन पर एक बड़ी पार्टी होती है जिसमें टोनी और जूडी साथ आते हैं। टोनी काफी घबराया हुआ सा लगता है। पार्टी में फादर गॉर्डन भी मौजूद हैं जो वॉरेन के करीबी हैं।
जूडी टोनी को फादर गॉर्डन से मिलवाती है। टोनी, जो पहले पुलिस में था, उसने कुछ कारणों के चलते नौकरी छोड़ दी थी और अब नई नौकरी की तलाश में है। पार्टी में एड कुछ लोगों को अपना म्यूजियम दिखाता है, जहां टोनी को उनकी असामान्य जिंदगी का एहसास होता है और वह थोड़ा सा घबरा जाता है। जूडी अकेले में अपनी बचपन की तस्वीरें देख रही होती हैं, तभी उसे एनाबेल गुड़िया वाली रॉकिंग चेयर हिलती हुई दिखती है। वह डर जाती है, लेकिन टोनी उसे संभालता है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। तभी लोरेन आ जाती है और माहौल शर्मीला हो जाता है। लोरेन टोनी को टेनिस टेबल खेलने के लिए बुलाती है। टोनी एड के पास चला जाता है, लेकिन लोरेन जूडी से पूछती है कि हाल ही में हॉन्टिंग्स इतनी ज्यादा क्यों हो रही हैं। जूडी चुप रहती है, लेकिन लोरेन उसे समझाती है कि जूडी, तुम इन चीजों से दूर रहो, ये तुम्हारी जिंदगी खराब कर सकती है। लोरेन खुद अभी तक पछता रही है। टेबल टेनिस के खेल में एड टोनी को हरा देता है, लेकिन उसकी हालत बिगड़ जाती है। बाद में टोनी वॉरेन को बताता है कि वह जूडी से सच्चा प्यार करता है और शादी के लिए रिंग लाया है। लोरेन खुश हो जाती है, लेकिन एड अभी भी संशय में है। टोनी कहता है कि यह उसने जूडी के लिए काफी टाइम पहले ही ले ली थी। लोरेन ये देखकर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि एड ने भी उसे ऐसे ही प्रपोज किया था। अब हम कॉन्जरिंग 1 के करैक्टर मैक्स को देखते हैं, और तभी अचानक रिंग जमीन पर गिर जाती है और माहौल ना चाहते हुए भी प्रपोजल जैसा बन जाता है। जूडी तुरंत हाँ कह देती है, लेकिन एड अभी भी खुश नहीं है। फादर गॉर्डन वहां से जाने लगते हैं, जो पार्टी में कोई जरूरी बात करने आए थे, जो स्मर्ल फैमिली के बारे में थी। फादर गॉर्डन स्मर्ल परिवार की मदद के लिए वॉरेन से भी बात करते हैं। स्मर्ल परिवार कई महीनों से हॉन्टिंग्स का सामना कर रहा है। एड तैयार हो जाता है, लेकिन लोरेन साफ मना कर देती है। निराश होकर फादर गॉर्डन चले जाते हैं, ये कहते हुए कि वो इस बारे में विचार जरूर करे। अगले सीन में स्मर्ल फैमिली के घर को दिखाया जाता है, जहां दहशत अब अपने चरम पर है। जैक रात को घर लौटता है, लेकिन उसका चेहरा उतारा हुआ है। डॉन पिछले हादसे से डरी हुई है और अपने पिता पर गुस्सा करती है। वह कहती है कि वे किसी होटल में क्यों नहीं रह लेते। उसे अभी तक ये पता नहीं है कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। यह ईविल बस उन्हें डरा रहा है, किसी की जान नहीं ले रहा। रात में जैक को कोई दुष्ट शक्ति हवा में उठा लेती है और उसका गला दबाने लगती है। यह सीन कॉन्जरिंग 1 की याद दिलाता है। हैदर अपने जन्मदिन की वीडियो टेप देख रही होती है और उसे एक लंबे बालों वाला भूत दिखता है, जो कुल्हाड़ी लेकर उस पर हमला करता है। हैदर की चीखें घर में गूंज उठती हैं। जेनेट जैक को बचाती है और सभी हैदर को देखने दौड़ते हैं। डॉन सभी को ताने मारती है कि अब उन्हें उसकी बात पर यकीन हुआ। जैक और जेनेट इस घटना को मीडिया में ले जाते हैं और यह खबर आग की तरह फैल जाती है। वॉरेन को अभी तक इसकी भनक नहीं है। जूडी की शादी तय हो चुकी है और वह अपनी ड्रेस की फिटिंग के लिए डिजाइनर ब्रेंडा के पास जाती है। ड्रेसिंग रूम में जूडी को किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। अचानक वही बूढ़ी औरत का भूत सामने आता है, जो स्मर्ल परिवार को सता रहा था। जूडी अक्कड़ बक्कड़ मंत्र बोलती है और भूत चला जाता है, लेकिन मिरर में उसका दुष्ट रूप उसे दबोचने की कोशिश करता है। लोरेन और ब्रेंडा उसे बचा लेती हैं, लेकिन लोरेन का दिल डर से कांप उठता है। मीडिया में स्मर्ल परिवार की खबरें चल रही हैं। मैरी यानी जैक की मां को दिल का दौरा पड़ता है और उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है। फादर गॉर्डन बिना चर्च को बताए स्मर्ल परिवार की मदद के लिए उनके घर जाते हैं। बेसमेंट में पवित्र जल छिड़कते ही वह वाष्पित हो जाता है, जो दुष्ट शक्ति की मौजूदगी का सबूत है। फादर गॉर्डन डरकर बाहर आते हैं और बिशप मैकेना से मिलने जाते हैं। चर्च में उनकी मुलाकात बिशप की सहायक से होती है, लेकिन अचानक उसकी नाक से खून बहने लगता है। एक तार अपने आप खींचने लगता है और सहायक गायब हो जाती है। फोन पर जूडी की आवाज आती है, जो कहती है, अब बहुत हो गया, तुम जा सकते हो। ये वास्तव में डीमन था, जो फादर को ताना मार रहा था। कमरे में अंधेरा छा जाता है और दरवाजे पर बना पवित्र क्रॉस उल्टा हो जाता है। फादर गॉर्डन अपना क्रॉस उठाते हैं
लेकिन वह जल जाता है। डीमन के कब्जे में आकर फादर गॉर्डन उसी तार से खुद को लटका लेते हैं। यह दृश्य इतना दुखद और चौंकाने वाला है कि हर कोई स्तब्ध रह जाता है। फादर गॉर्डन की मौत के बाद उनके अंतिम संस्कार में सभी शोक में डूबे हैं। जूडी उनकी कब्र को छूते ही कुछ देखती है और सहम जाती है। फादर जेंगलर बताते हैं कि फादर गॉर्डन स्मर्ल परिवार की मदद के लिए गए थे। यह सुनकर जूडी का विजन सही साबित होता है। घर पर लोरेन को एक डरावना विजन आता है जिसमें जूडी का लॉकेट खून से भरे सिंक में गिर जाता है। वह समझ जाती है कि जूडी की जान खतरे में है। टोनी बताता है कि जूडी स्मर्ल परिवार के घर गई है। वॉरेन वहां पहुंचते हैं और जूडी को घर चलने के लिए कहते हैं। जूडी अपनी मां को समझाती है कि उन्हें स्मर्ल परिवार की मदद करनी चाहिए। यह इमोशनल पल वॉरेन को इस केस को लेने के लिए मजबूर कर देता है। मूवी का असली रोमांच अब शुरू होता है। वॉरेन अपना रिकॉर्डर सेट करते हैं और स्मर्ल परिवार अपनी कहानी सुनाता है। जूडी टोनी को बताती है कि उसने मौत देखी है और यह दुष्ट शक्ति चाहती है कि वह यहाँ पर रहे। फिर समझ में आता है कि स्मर्ल फैमिली अभी तक जिंदा क्यों है, क्योंकि डिमन उन्हें वहां लाना चाहता था। और तभी लोरेन को एक तस्वीर और घोड़े वाले खिलौने से कुछ महसूस होता है। साइमन, उनका कुत्ता, हमेशा डरा हुआ रहता है क्योंकि डॉग्स ईवल पावर को महसूस कर सकते हैं। लोरेन बेसमेंट में जाती है। वहां बिस्तर पर उसे ईवल पावर महसूस होती है। फिर हम डोर पर बने 3 स्क्वायर देखते हैं जिससे आभास होता है कि बड़े डोर यानी कॉन्जरिंग 4 में 1, 2 और 3 भी है। मतलब ये सबसे भयानक मूवी है। लोरेन ईवल्स के बारे में सब कुछ समझ जाती है। वह एड को बताती है कि इस घर में 3 आत्माएं हैं, एक महिला, उसकी माँ और उसका क्रूर पति जिसने उन दोनों को कुल्हाड़ी से मार डाला था। लेकिन लोरेन को लगता है कि ये आत्माएं सिर्फ कठपुतलियां हैं और असली दुष्ट शक्ति कोई और है। यह रहस्य कहानी को और डरावना बनाता है। जूडी को उसकी माँ की आवाज ऊपर से आती है। वह चेक करते हुए एटिक में पहुंच जाती है जहां वह ईवल जूडी से अकेले में मिलना चाहती थी क्योंकि उसने उसे अपने लिए चुन लिया था। फिर जूडी वहां पर उसी श्रापित मिरर को देखती है जो टूटने के बावजूद वापस आ गया है। जूडी गलती से मिरर छू लेती है और एक भयानक हलचल होती है। दीवार पर मिस मी लिखा होता है जो एनाबेल की याद दिलाता है। जूडी डर कर भागती है लेकिन एनाबेल गुड़िया उसका पीछा करती है और वह सीढ़ियों से गिर जाती है। ये सीन बहुत डरावना होता है। ये बात वॉरेन पहले ही बता चुका है कि डिमन 3 चीजें करता है। पहली, अपनी मौजूदगी का एहसास कराना। दूसरा, दिमागी रूप से कमजोर करना। तीसरा, पीछा करके उस पर कब्जा करना, जो डिमन अब जूडी के साथ कर रहा था। वॉरेन जूडी को संभालते हैं और मिरर की कहानी बताते हैं। वे बताते हैं कि शुरुआती केस में वे डर गए थे और विक्टोरिया की मदद नहीं कर पाए थे। तभी अचानक जूडी को खांसी शुरू होती है। ये देखकर डॉन डर जाती है और वॉरेन फैसला करते हैं कि मिरर ही सब की जड़ है, इसको उनके म्यूजियम में रखना होगा। एड, टोनी और जैक मिरर को ले जाने की तैयारी करते हैं। एड चेतावनी देता है कि मिरर में नहीं देखना है और हाथों में ग्लव्स पहनने हैं, लेकिन मिरर भारी हो जाता है और जैक गलती से उसमें देख लेता है। मिरर भारी होने की वजह से जैक के पैर पर गिर जाता है। टोनी कार शुरू करता है लेकिन बूढ़ी औरत का भूत सामने आ जाता है और कार टकरा जाती है। लोरेन जूडी के पास जाती है जो पजेस्ट हो चुकी है। डीमन कहता है कि वह जूडी को ले जाएगा। जूडी लोरेन को धक्का देती है और लोरेन बेसमेंट में गिरकर बेहोश हो जाती है। जूडी डॉग साइमन को भी हवा में फेंक देती है। एड जूडी को समझाने की कोशिश करता है कि वह डीमन से लड़ सकती है, लेकिन डीमन उसके दिल को निशाना बना लेता है जिससे एड को मिनी हार्ट अटैक आ जाता है। टोनी बेसमेंट के रास्ते आता है जहां कुल्हाड़ी मैन लोरेन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन टोनी उसे बचा लेता है। हम उस कुल्हाड़ी मैन की पत्नी की आत्मा को भी वहां देखते हैं। शायद उसी ने अंदर आने में टोनी की मदद की होगी। एड भी अब दवाई लेकर ठीक हो जाता है। वॉरेन एस्मर्ल फैमिली को बाहर भेजते हैं। वे एटिक में जाते हैं जहां जूडी ने खुद को लटकाया हुआ है। वे उसे बचाते हैं, लेकिन डीमन टोनी को मिरर के नीचे दबा देता है। एड
जलती बाइबल को मिरर पर रख देता है और डीमन तड़पने लगता है। जूडी और लोरेन हिम्मत जुटाकर मिरर को छूती हैं और डीमन को बैनिश कर देती हैं। मिरर को वॉरेन के म्यूजियम में रख दिया जाता है। स्मर्ल परिवार 3 साल तक उसी घर में रहता है। एड टोनी को दामाद के रूप में स्वीकार करता है और उसे म्यूजियम की चाबी सौंपता है। जूडी और टोनी की शादी में कॉन्जरिंग फ्रेंचाइजी के सभी मुख्य किरदार मेहमान के रूप में नजर आते हैं। लोरेन एड को बताती है कि उसने उनका भविष्य देखा है। वे नाना नानी बन चुके हैं, किताब लिख चुके हैं और उनका परिवार हमेशा खुश रहता है। अंत में कॉन्जरिंग के सभी केस की क्लिप्स दिखाई जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इस मूवी में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है। दोस्तों, यह थी कॉन्जरिंग दी लास्ट राइट्स की कहानी। मेरे रिव्यू की बात करें तो यह मूवी न तो बहुत खराब थी, न ही फाइनल पार्ट के लिहाज से बहुत शानदार। फिर भी डीमन की पहचान न बताना एक अच्छा ट्विस्ट था। शायद यह डेविल था या सभी डीमंस का मिश्रण। मिरर के बारे में लगता है कि इसमें कोई रिचुअल के जरिए डीमन कैद हुआ था और उसने जूडी को उसकी शक्तियों के लिए निशाना बनाया। उम्मीद है आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं।